फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आप सभी को महेंद्रास फैमिली की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए होली के इन रंगों के साथ कुछ रंगों से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। वोकेब के ढेर सारे रंग मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। आज के सेशन में हम कुछ इमेज बेस्ड वोकेब्स और ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करने वाले हैं डिस्कशन। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। होली के रंगों के साथ आइए थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए और देख लें कि एग्जाम में किस तरह की वोकेब्स आती हैं और हमें उन्हें किस तरह से कैटर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से तैयार करना है। देखिए एक सीधी सी बात है, अगर किसी वोकेब की एक पर्टिकुलर इमेज हमारे माइंड में होती है ना, तो हम उस वोकेब को अच्छे से जान पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। आज के इस सेशन में हम कई इमेज बेस्ड वोकेब्स आपके लिए लेके आए हैं। हम उन वोकेब्स को इमेज की फॉर्म में सीखेंगे, साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करने वाला हूं। तो इन दोनों ही पॉइंट्स पे आज का डिस्कशन होने वाला है, जिसके फर्स्ट फेज में हम कुछ इमेज बेस्ड वोकेब्स पे बात करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की, आज के इस होली स्पेशल क्लास की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे वोकेब बेस्ड ऑन इमेजेस के बेस पे जो वोकेब्स हैं उनके लिए आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए, यस और नो? क्या इमेज बेस्ड वोकेब्स के लिए आप सभी तैयार हैं? शुरू करें। चलिए शुरुआत कर देते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, हमारे फर्स्ट सेक्शन के साथ। एक्चुअली पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज डेलेक्टेबल। देखो डेलेक्टेबल वर्ड को अगर हम कोरिलेट करें ना, तो डेलेक्टेबल मींस क्या होता है? एक्सट्रीमली प्लीजेंट टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट, वेरी अट्रैक्टिव। भाई डेलेक्टेबल कोई फूड हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, कोई बंदा जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, दैट इज ऑल्सो डेलेक्टेबल। कोई भी चीज जिसकी स्मेल बहुत ही प्यारी है, ठीक है, तो उसको भी हम डेलेक्टेबल से रिलेट कर सकते हैं। सुंदर, रमणीय से आप डेलेक्टेबल को रिलेट कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे डेलेक्टेबल मिस मार्पल को रिलेट किया गया है। कोई चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट केक हो सकता है या कुछ भी ऐसा जो डेलेक्टेबल है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, उसको हम डेलेक्टेबल से रिलेट कर सकते हैं, को रिलेट कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड है रिकरेंट। रिकरेंट मतलब दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन, मतलब कुछ भी ऐसा जो पुनरावर्ती है, जो बार बार हो रहा है। जैसे कि बारिश होती है तो जो पुराने कमरे होते हैं उनके छतों से पानी टपकना शुरू हो जाता है, ये बार बार होती है एक्टिविटी। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? ये चीज बार बार हो रही होती है, लाइक जब तक उसको रिपेयर ना कर दो पूरी तरह से, या कुछ भी ऐसा जो रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं रिकरेंट से। काफी प्यारा वर्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है, दिमाग में रखिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले वर्ड की ओर, मेलोड्रॉइड। देखो मेलोड्रॉइड को अगर हम रिलेट करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं अकुशल। मतलब कोई भी बंदा अकुशल है, अगर मतलब स्किल्ड नहीं है, उसको हम मेलोड्रॉइड से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेलोड्रॉइड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अकुशल होता है। अब डेफिनेशन क्या है? डन विदाउट स्किल, कुछ भी ऐसा जो बिना स्किल के किया गया है, स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज और ऑफेंस पीपल। स्पेशली उस तरह से कुछ भी किया गया है जो सामने वाले को गुस्सा दिला रहा है, ऑफेंड करने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मेलोड्रॉइड। तो मेलोड्रॉइड का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? वो जो बिना स्किल के किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मेलोड्रॉइड। जैसे ये ब्रिज है, लाइक दिस इंजीनियर बेटर नॉट बी मेलोड्रॉइड और ही कुड फॉल एंड पॉसिबली लूज हिज जॉब एज अ ब्रिज इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे जो ब्रिज है ना, ये शुरू हो रहा है और वहीं पे आगे खत्म हो जा रहा है। इसका साइज, मतलब इसको जो जिसने डिजाइन किया वो बंदा क्या है? मेलोड्रॉइड। कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब
किसी भी काम को अगर कोई कुशलता से नहीं कर रहा है, स्किलफुली नहीं कर रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं मैलोड्रॉइड से कोरिलेट कर देंगे। रेप्रिहेंसिबल बहुत ही प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये वर्ड, कई बार इसका आपसे सिनोनिम पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड रेप्रिहेंसिबल। देखो रेप्रिहेंसिबल को अगर मैं हिंदी में बोलूं क्या होता है रेप्रिहेंसिबल का मीनिंग, तो इसे कोरिलेट करेंगे निंदनीय से, मतलब कुछ भी ऐसा जो किसी बंदे ने बहुत ही गंदा भद्दा जघन्य अपराध किया है, निंदनीय अपराध किया है, कुछ भी बहुत गलत किया है, दैट इज कॉल्ड रेप्रिहेंसिबल। लाइक मोरली रॉन्ग, कुछ भी ऐसा जो मोरली क्या है, रॉन्ग है। एंड डिजर्विंग क्रिटिसिज्म, मतलब कुछ भी ऐसा जो नैतिक रूप से गलत है, पहली चीज तो ये है, और जो क्रिटिसिज्म का हकदार है उसको हम रिलेट कर सकते से। लाइक हिज कंडक्ट वॉज ट्रूली रेप्रिहेंसिबल, मतलब उसकी जो कंडक्ट था, उसका जो बिहेवियर था, काम को करने का जो तरीका था, वो कैसा था, रेप्रिहेंसिबल था। जैसे कोई लाइक टेररिस्ट है, उसके काम करने का तरीका कैसा है, रेप्रिहेंसिबल है, एंड ही इज ऑल्सो जस्टिफाइंग हिज वर्क एज वेल। अगर आप किसी भी टेररिस्ट से मिलो तो या फिर किसी भी गलत काम करने वाले इंसान से मिलो तो आपको लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो सही है। लाइक अब छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, लाइक एक चैन स्मोकर है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है, आप उससे कहें कि भाई आप स्मोकिंग क्यों करते हो, नहीं करनी चाहिए। व्हाट ही सेड एट दैट पॉइंट, ओके इट्स फेयरवेल, मैं भी नहीं चाहता स्मोकिंग करना, मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे भी पता है ये गलत हैबिट है, लेकिन अब उसके पास एक्सक्यूजेस कैसे, जैसे मैं स्मोकिंग कर लेता हूं ना, ऐसा बंदा क्या बोलेगा जिसको स्मोकिंग करना है, लाइक वो क्या बोलेगा कि जब मैं स्मोकिंग करता हूं तो मेरी वर्किंग अच्छी हो जाती है, मेरा माइंड अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है, मैं इफेक्टिवली काम कर पाता हूं। अब सोचो जरा वो किस तरह के एक्सक्यूज दे रहा है स्मोकिंग करने के लिए, वो पॉजिटिव पॉइंट्स को नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, जो चीज मोरली रॉन्ग है उसको मोरली करेक्ट कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ऑल्सो रेप्रिहेंसिबल। आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो भी अपने आप में क्या है, रेप्रिहेंसिबल एक्टिविटी ही है, कि अगर कुछ मोरली रॉन्ग है दैट इज रॉन्ग एट ऑल एस्पेक्ट्स, एट ऑल पॉइंट्स, that could never be correct at all, okay, that is called reprehensible। ठीक है, next one N11 का मतलब होता है जीवांत, जान डाल देने वाला, किसी चीज में जान डाल देना, N11 कर देना, कुछ ऐसे, कुछ भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो सकती है, लाइक जो N11 है, आपने वो परफॉर्मेंस देखी और आप देखते ही रह गए, उस परफॉर्मेंस में खो गए, दैट इज N11 परफॉर्मेंस। टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग और मोर फन, कुछ भी ऐसा जिसको, कोई चीज ऐसी जिसको आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं, काफी फन फॉलिक बना दे रहे हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं N11 से। मतलब कुछ भी ऐसा जो जीवांत है उसको हम N11 से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सैक्रोसेंट। देखो सैक्रोसेंट का जो बेसिक मीनिंग होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, सैक्रोसेंट का बेसिक मीनिंग होता है अति पवित्र। अति पवित्र समझ रहे हैं ना, कुछ भी ऐसा लाइक टू इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड टू बी चेंज्ड, क्रिटिसाइज्ड। जैसे अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर मैं सैक्रोसेंट को कोरिलेट करूं, लाइक कुछ धार्मिक बुक्स हैं सभी की, किसी भी धर्म की कुछ धार्मिक बुक्स रहती हैं, रिलीजियस बुक्स रहती हैं। अब उसमें क्या रहता है कि लाइक कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं जिनको बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, और वो ऐसी चीजें हैं जिनको चैलेंज करना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल मोरली रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, हालांकि जितनी भी धार्मिक बुक्स हैं आपको एक अच्छी और प्यारी जानकारी ही देते हैं। सभी धर्मों में अगर आप जो रिलीजियस बुक है आप उसको उठाइए और देखिए तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बेसिक टीचिंग क्या है कि आप मोरली अच्छे इंसान बने। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने पे फोकस किया जाता है हर रिलीजियस बुक के अंदर। ठीक है, तो वो बुक्स कैसी हैं, जैसे भगवत गीता हो गया हिंदू धर्म में, भगवत गीता हो गया और रामायण हो गया,
उपनिषद्स हो गए, वेदास हो गए, ये सब क्या है, सैक्रोसैंक्ट बुक्स हैं। लाइक ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिस्पेक्टेड है कि जिनको चेंज करना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल मोरली रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, द प्रीस्ट एंटर्ड द सैक्रोसैंक्ट चैम्बर इन द टेम्पल। जो प्रीस्ट था वो एंटर किया किसमें, एक सैक्रोसैंक्ट चैम्बर में। सैक्रोसैंक्ट मतलब जहां पे सबका जाना अलाउड नहीं है, अति पवित्र, जैसे गर्भगृह। लाइक आप जानते हैं ना, जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है देवी देवताओं की, भगवान की, वहां पे गर्भगृह होता है, सब नहीं जा सकते वहां पे। जो सैक्रोसैंक्ट प्लेस है एक तरह से, वो वहां पे वही जाएगा जो अलाउड है, जिसको परमिशन है वहां पे जाने के लिए, दैट इज सैक्रोसैंक्ट प्लेस। एंड वो पर्सन भी क्या है, एक तरह से सैक्रोसैंक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा ये वर्ड, और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो वर्ड है जो 99% लोग सही नहीं करके आते हैं। 99% लोग इसमें गलतियां करते ही करते हैं। ये उस तरह के वर्ड्स हैं, ये फंसा देते हैं एग्जामिनेशन में। अगर एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी ये है कि आप वो चीजें जाने जो जनरली लोगों को नहीं आ रही। कॉमन लेवल और बेसिक लेवल के वर्ड्स आपको पता है, दैट इज फेयरवेल, वो सबको आते हैं। और जो सबको आता है वो अगर एग्जाम में आ भी गया ना, तो सबको उसके मार्क्स मिलेंगे। सो जो ब्यूटीफुल का सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है, कुछ भी। अब कौन सा ऐसा पर्सन है वहां पे जिसको ब्यूटीफुल का मीनिंग नहीं पता? कौन सा ऐसा बंदा है जिसको ये नहीं पता कि ब्यूटीफुल से कौन कौन से और वर्ड एसोसिएट हो जाएंगे, कोरिलेट हो जाएंगे? तब तक जब तक कि कोई हाई लेवल वर्ड्स ना पूछे जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ड बहुत ही आसान है और उसके अंदर जो ऑप्शंस है वो इतने ज्यादा हाई लेवल के हैं जो समझ ही नहीं आ रहे, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन सिर के ऊपर से उड़ रहे हैं, क्योंकि देखो किसी भी इजी लेवल के वर्ड को जानना और उससे कोरिलेटेड एसोसिएटेड जो टफ वर्ड्स हैं उनको जानने में डिफरेंस है। कई बार आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए, लाइक आप एग्जाम में जाते हैं, आप के सामने कोई पर्टिकुलर वर्ड आया, अब आपने क्या किया कि उस वर्ड का आपके लिए वो वर्ड बिल्कुल नया है, सपोज आपने पहली बार उस वर्ड को देखा, अब आप फंस गए वहां पे, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा। नाउ ध्यान से समझना है इस बात को जो मैं कह रहा हूं। अब आपने क्या किया कि उस वर्ड को आपने सर्च किया। आप सर्च करेंगे ना जब वर्ड को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये वर्ड तो मुझे पता था, इसका मीनिंग तो इजी है, लेकिन इसके लिए मुझे जो वर्ड पता था वो अलग था। वो वर्ड ये नहीं था जो यहाँ पे है, वर्ड कोई और था जो मुझे पता था, और यहां पे जो वर्ड आया वो अलग है। समझ गए ना? तो कभी भी जब आप वोकिब को तैयार करने का ये भी एक तरीका है, पैटर्न है। लाइक जो आपको इजी लेवल के वर्ड पता है उनको गूगल कर लो, सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, लाइक ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, स्मार्ट हो गया, टॉल हो गया, मतलब जो बेसिक वर्ड्स हैं जो हमें पता है उनके सिनोनिम फाइंड आउट किया करो। बिग हो गया, जैसे अगर मैंने बोला सिनोनिम ऑफ बिग, अब सिनोनिम ऑफ बिग अगर मैं सर्च करूंगा तो ह्यूज आएगा, मैसिव आएगा, गैगेंटिक आएगा। आई एम श्योर दैट ह्यूज सबको पता होगा बिग के लिए, मैसिव भी ज्यादातर लोग जानते होंगे, कुछ 50-50, कुछ को पता होगा मैसिव का मतलब भी बड़ा या विशाल का होता है, कुछ को नहीं पता होगा। लेकिन आई एम श्योर कि गैगेंटिक वर्ड ऐसा है यहाँ पे जो 90% लोगों को नहीं पता होगा, 10% लोग ही जानते हैं कि गैगेंटिक का मीनिंग होता है अति विशाल या बड़ा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कह रहा हूं आपसे? ठीक है, आप आसानी से एसोसिएट कर सकते हैं इजी वर्ड्स को टफ वर्ड से, और ये एक सही वे है चीजों को करने का, तैयारी करने का। ठीक है, अगर वोकिब का मास्टर बनना है तो इस तरह के तरीकों को अपनाइए, ये बहुत जरूरी पार्ट है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है एनोवेटिंग। अच्छा, एनोवेटिंग जो वर्ड है ना हमारा, एनोवेटिंग का जो बेसिक मीनिंग होता है
दैट इज व्हाट हतोष साहिब, मतलब लैक ऑफ एनर्जी से आप इनोवेटिंग को रिलेट कर सकते हैं। किसी के अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, बिल्कुल इनोवेटिंग कंडीशन है उसकी, ठीक है। या फिर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, लाइक आप धूप में बहुत ज्यादा पैदल चल लिए और उसके बाद में आप बिल्कुल थक चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उसको हम इनोवेटिंग से रिलेट कर सकते हैं। लाइक टेंडिंग टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ और विटैलिटी, मतलब जो आपके अंदर स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा एकदम आप कमी फील कर रहे हैं, ताकत की आपके अंदर अचानक से बहुत कमी आप फील कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनोवेटिंग, ठीक है। अब अगर मैं यूजर्स की बात करूं, शी फाउंड द कांस्टेंट स्ट्रेस टू बी इनोवेटिंग, मतलब उसको क्या, उसके साथ क्या हुआ, लाइक जो कांस्टेंट स्ट्रेस था ना, जो स्ट्रेस की कंडीशन थी, वो उसके लिए कैसी बन गई, इनोवेटिंग बन गई, उसको कमजोर करने वाली बन गई, कुछ ऐसा होता है। लाइक जब आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो वो चीज आपके लिए ट्रेजिक बन ही जाती है लॉन्ग टर्म में। इस चीज को समझिएगा अच्छे से। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज को लेके, तो आप लॉन्ग टर्म में क्या होता है, प्रॉब्लम्स में फंसते हैं जाके, और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी बन जाती है माइंड के लेवल पे। आप कभी ऑब्जर्व करिए, जो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी लग रही है, कुछ टाइम के बाद जब आप वो प्रॉब्लम बीत गई तो आप सोचेंगे अच्छा मैं इस चीज के लिए परेशान था। अगर उसी पॉइंट पे आप चीजों को इस तरह से देखें, लाइक कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, अगर आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रॉब्लम को देखें, तो वो प्रॉब्लम इतनी इनोवेटिंग नहीं होगी आपके लिए। आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पे सॉल्व किया करिए। लाइक ये आपकी नहीं, किसी और की प्रॉब्लम है और आपको सॉल्व करना है। आप उस तरह से देखिए, चीजों को देखने का तरीका, नजरिया, पैटर्न सब बदल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड है हमारा डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का जो बेसिक मीनिंग होता है दैट इज प्रवचन। हिंदी में डिस्कोर्स को बोलते हैं प्रवचन, भाषण देना। बेसिकली जो ये भाषण भी है, जो स्पीच भी है, रिलीजियस स्पीच है एक तरह से डिस्कोर्स, ठीक है। द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सचेंज थॉट्स एंड आइडियाज, लाइक थॉट्स और आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए जो वर्ड्स का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्कोर्स। अ लॉन्ग टॉक और पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो लॉन्ग टॉक चल रही है, एक पीस ऑफ राइटिंग चल रही है किसी सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड डिस्कोर्स। यूज की बात करें अगर हम, अ क्रिटिकल डिस्कोर्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। अब यहां से अगर हम देखें, नाउ वो सेक्शन आ रहा है जिसका हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस। बिल्कुल वोकैब से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अब होने वाला है डिस्कशन, ठीक है। अभी हम जो रखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ इडियम्स के क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ आपको सैनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम टॉप 20 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। इसमें इडियम्स और सैनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। कुछ वर्ड्स का आपका रिवीजन होगा, कुछ नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ नई नई वोकैब्स आपको मिलेंगी, तो सबको कवर करते हुए चलेंगे। और हमारा टारगेट स्कोर, चलिए इतना टारगेट मैं आपको दे देता हूं, 15 आउट ऑफ 20, क्योंकि वोकैब का सेक्शन है तो टारगेट थोड़ा कम दे रहा हूं। आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही आपकी सक्सेस की है। ये चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिए। आप जितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे चीजों के साथ में, उतना ही हाईली सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये चीज याद रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, क्या होगा इस इडियम का मीनिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। टू
to get into hot waters. Very good. अच्छा, इस इडियम को हम रिलेट करें लाइक टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। अब इडियम को देख के हमें समझ आ रहा है लाइक इसका मीनिंग कुछ नेगेटिव है। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस जाना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं ना। टू सफर लॉस, नो चांस। टू बी इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, टू गेट इनटू ट्रबल। अब सीधे सीधे इसको इससे कोरिलेट कर सकते हैं, इस मीनिंग से कोरिलेट कर सकते हैं। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स मीन्स क्या हो गया? टू गेट इनटू ट्रबल। टू बी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है लाइक अधीर, जिसके अंदर पेशेंस नहीं, उसको आप इम्पेशेंट से रिलेट कर सकते हैं। सो टू गेट इनटू ट्रबल वुड बी देयर। आंसर हमारा सेकंड पार्ट जाएगा, बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। सो मतलब जितना ब्रीफ हो सके, जितना संक्षेप में हो सके उतना संक्षेप में बताओ। आई हैव अदर फिश टू फ्राई, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? हैव अदर फिश टू फ्राई, क्या होगा इसका मीनिंग? Your time starts now. फटाफट पिक कर दो आंसर। ओके, अदर फिश टू फ्राई को अगर आप कोरिलेट करें ना यहां से, तो आपको एक चीज समझ आ रही है यहाँ पे कि लाइक अदर फिश टू फ्राई का मीनिंग क्या हो जाएगा कि कुछ और भी बंदे के पास वर्क है जो उसे अटेंड करना है, ऐसे ही कुछ सेंस है ना इसका। टू टेक रेस्ट, नो चांस। टू अटेंड द फ्रेंड्स, नो चांस। टू कुक द फूड, नो चांस। सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड, बिल्कुल सेकेंड पार्ट को आप यहां से लॉक कर सकते हैं और यही आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। So have other fish to fry means what? To have more important work or more interesting things to do. कुछ ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं इसको। एक्चुअल आंसर आपका सेकंड पार्ट जाएगा, बी पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू टेल यू इन अ नटशेल, लस्ट फॉर मनी एंड पावर ruined her life। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। I want to tell you in nutshell, lust for money and power ruined her life। मतलब जो लालच था ना उसका, पैसे और पावर का, उसने उसका जिंदगी को तबाह कर दिया। इन अ नटशेल का मतलब होता है एक तरह से एक संक्षेप में किसी चीज को समराइज करना। इन अ ब्रीफ मैनर इसका सीधा सीधा मीनिंग चला जाएगा। कॉन्फिडेंटली, इन डिटेल, एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, इसका कोई चांस नहीं है। एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर बनने वाला है। इन अ ब्रीफ मैनर दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, आई विल बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रोप्स। नो द रोप्स, अब यहाँ पे नो द रोप्स का मीनिंग क्या होने वाला है? वर्क इन साइलेंस, लर्न द प्रोसीड्योर, गेन कॉन्फिडेंस और बिकेम बोल्डर। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। एक बार देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर। ओके, नो द रोप्स का जो एक बेसिक मीनिंग होता है दैट इज किसी भी
प्रोसेस को पहले समझना, लर्न करना। आपको किसी काम को अच्छे से करना है तो पहले काम की समझ भी तो होनी चाहिए ना, कि काम क्या है एक्चुअल में, कितना करना है, कैसे करना है, एंड दैट्स इट। तो आई विल बी एबल टू डू माई जॉब वेरी वेल व्हेन आई नो द रोप्स। नो द रोप्स का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? लर्न द प्रोसीड्यूर। एक्चुअल आंसर आपका क्या जाएगा? बी पार्ट जाएगा। कुछ लोग थर्ड पार्ट भी पिक किए एग्जाम में, गेन कॉन्फिडेंस। भाई कॉन्फिडेंस किसी चीज में जब तब आता है आपको जब आपको पता होता है उसका प्रोसेस क्या है। जब तक आपको प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है तब तक कॉन्फिडेंस आएगा तो कैसे आएगा? सपोज आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है और आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। अब बेसिक नॉलेज ही नहीं है किसी के पास और वो कॉन्फिडेंस चाह रहे हैं तो कहां से आएगा कॉन्फिडेंस? जैसे काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हमें सिलेक्शन लेना है और डीमोटिवेटेड हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा अंदर से, कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, टेस्ट दे रहा है सपोज, और टेस्ट में उसका 20 मार्क्स आ रहा है, 100 में से 25 मार्क्स आ रहा है, कॉन्फिडेंस चाहिए उसको। भाई रीड स्टडी करने की जरूरत है इस टाइम पे, आ जाएगा कॉन्फिडेंस। जब 70-80 मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे टेस्ट में, आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी क्या जरूरत है? अपने लूप होल्स को समझने की और मेहनत करने की। मेहनत करोगे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सीधी सी बात है। सो लर्न द प्रोसीड्यूर वुड बी देयर। आंसर आपका जो जाएगा दैट इज बी पार्ट। सेकंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर है, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर दास ask Mr. Das, he can give you all the news you need. He is always in the swing. Now you need to identify the meaning of in the swing. बहुत ही प्यारा idiom है, देखो और पिक कर दो अपना आंसर। Your time starts now. प्यारा सा क्वेश्चन। In the swing क्या मीनिंग जाएगा इसका? वेरी गुड। अच्छा, आपसे बोला जा रहा है कि जो भी पूछना है मिस्टर दास से पूछिए। He can give you all the news you need. आपको जो भी न्यूज चाहिए वो आपको दे देगा। He is always in the swim. देखो in the swim का जो आपका बेसिक मीनिंग यहाँ पे जाएगा that is well informed and up to date. इन द स्विम का जो बेसिक मीनिंग यहां से जाने वाला है दैट इज वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। कुछ लोगों ने एग्जाम में सेकंड पार्ट भी पिक किया है, सर्च ऑफ न्यूज। भाई इंफॉर्मेशन कौन देगा? जो वेल इन्फॉर्म्ड होगा, अप टू डेट होगा, जिसको जानकारी होगी, कुछ ऐसे। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज थर्ड पार्ट, सी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। एट द स्विमिंग पूल, यहाँ पे इन द स्विम का स्विमिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। गिविंग न्यूज टू अदर्स इन सर्च ऑफ न्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आंसर आपका क्या है? थर्ड पार्ट। और अगर आप थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका 6 लग चुका है, आपकी बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। होल्ड वाटर, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है, दैट इज होल्ड वाटर। क्या होगा इसका मीनिंग? टू इन्फ्लुएंस, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, साउंड लॉजिकल फैक्ट, टू हैव इफेक्ट। उड़ा दो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में पिक करो अपना आंसर। हिज आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। ओके, अब यहां से अगर हम देखें, हिज आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, टू इन्फ्लुएंस का तो कोई चांस ही नहीं है। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, नो चांस। साउंड लॉजिकल फैक्ट, होल्ड वाटर मतलब इफ आई एम सेइंग लाइक समथिंग होल्ड्स वाटर मीन्स व्हाट, वो कोई लॉजिकल फैक्ट है।
कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट फैक्ट है उसको हम रिलेट कर सकते हैं होल्ड वाटर से, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, थर्ड पार्ट, साउंड लॉजिकल फैक्ट। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहा है सभी का सिक्सर लग जाने वाला है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड लॉजिकल फैक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू गैदर रोजेस ओनली। बहुत ही प्यारा आइडियम है, और अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो इसे को रिलेट कर सकते हैं, गैदर रोजेस ओनली। क्या होगा इस इडियम का मीनिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गैदर रोजेस ओनली। अब गैदर रोजेस ओनली को अगर हम को रिलेट करें, लाइक टू पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, नो चांस। गैदर रोजेस ओनली को अगर हम को रिलेट करें तो वो रिलेट होगा लाइक टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। इफ समवन इज गैदरिंग रोजेस ओनली मीन्स व्हाट, ही और शी सीक्स ऑल द एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी और के बारे में केयर नहीं करता, उसके अपने एंजॉयमेंट से उसको मतलब है, उसको अपनी लाइफ से मतलब है, अपनी एक तरह से हेडोनिस्ट है, आनंद जीवी जिसे बोलते हैं। तो मतलब उसको अपने प्लेजर से मतलब है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। दैट इज कॉल्ड गैदर रोजेस ओनली। टू ऑब्टेन फेम बाय हार्ड वर्क, नो चांस। टू सेव मनी माइजरली, नो चांस। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकंड पार्ट, बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, बर्न योर बोट। बर्न योर बोट, क्या होगा इस इडियम का मीनिंग? देखो और पिक करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में पिक करो आंसर। बर्न योर बोट। ओके, बर्न योर बोट का जो बेसिक मीनिंग होता है, लाइक वो डिराइव कहां से हुआ? किंग की कहानी से डिराइव हुआ। मैंने आपको लास्ट टाइम एक किंग की कहानी सुनाई थी जब ये इडियम हमारे एग्जाम के पेपर में था। किंग के बारे में क्या कहानी थी? लाइक एक राजा था जिसके पास 5000 की सेना थी, और एक राजा जिसके पास 20,000 की सेना थी। दोनों को लड़ना था एक आइलैंड पे, एक समंदर के बीच में एक आइलैंड था, उस पे लड़ना था दोनों सेनाओं को, जिससे कि एक दूसरे के राज्य के लोग ना मरे और वहां पे कोई वायलेंस ना हो। अब वहां पे हुआ क्या, कंडीशन क्या बनी वहां पे कि लाइक जो 5000 की सेना थी और एक की 20,000 की सेना थी, जो राजा वहां पे जीतेगा वो दूसरे के राज्य पे कब्जा करेगा। अब ये श्योर था कि जो 5000 वाली सेना थी वो 20,000 से हार जाएगी। 4 टाइम्स सेना है उसके पास में, और ये सैनिकों को भी पता था कि हम हार जाएंगे। तो सारे सैनिक ये सोच रहे थे कि जब हम हार रहे होंगे तो यहां से बच के कैसे निकलना है। ध्यान से समझना इस बात को जो मैं कह रहा हूं। सभी के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर हम जब मान लीजिए हार रहे होंगे और हमें अपनी जान बचानी है तो हम कैसे बचाएंगे। अब उस केस में किंग ने क्या किया, वहां पहुंचने के बाद सारी बोट्स को आग लगवा दी। मतलब रिटर्न जाने की पॉसिबिलिटी को ही 100% एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। समझ गया ना? To do something that makes it impossible to return to the previous situation. क्लाइमेक्स पे भी बात कर लेते हैं साथ में इस स्टोरी के।
एक्चुअल में जब उसने बोट्स जलवा दी तो सैनिकों के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अब या फिर उन्हें जीतना है या मरना है, और जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, जब कोई इंसान सिर्फ जीने के लिए लड़ रहा होता है, सर्वाइवल के लिए लड़ रहा होता है, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। वो 5,000 की सेना 20,000 की सेना को खत्म करके जीत गए उससे। सो आंसर हमारा जाएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। एक चीज और भी, हमारी लाइफ के फेलियर का भी कारण कुछ ऐसा ही होता है। हमने बहुत सारे ऑप्शंस बना रखे हैं लाइफ में, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। इन ऑप्शंस की वजह से कभी कभी लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत बड़ा गैप। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ एक डायरेक्शन में अच्छे से एफर्ट करना। सफलता का यही मूल मंत्र है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोज एंड कॉन्स। आपको बताना है प्रोज एंड कॉन्स इस इडियम का मीनिंग। किसी भी चीज के जो प्रोज एंड कॉन्स है मीन्स व्हाट? अगर आप प्रोज एंड कॉन्स को कोरिलेट करें, दैट इज व्हाट, लाइक कौन आर्टिस्ट्स प्रोफेशनल्स एंड कौन आर्टिस्ट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये आपका आंसर जाएगा। सारे जो पहलू हैं किसी चीज के, दैट इज कॉल्ड प्रोज एंड कॉन्स। इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट वन, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल को अगर हम रिलेट करें किसी भी चीज का, किसी मीटिंग का या कुछ भी ऐसा, पार्ट एंड पार्सल है, मतलब व्हाट, कैसे कोरिलेट करोगे इसको? पार्ट एंड पार्सल। सो पार्ट एंड पार्शल को आप इंपॉर्टेंट पार्ट से कोरिलेट कर सकते हो। पार्ट एंड पार्शल को आप इंपॉर्टेंट पार्ट से कोरिलेट कर सकते हो। आंसर वुड बी थर्ड पार्ट। गेट क्रैशर, बहुत ही प्यारा इडियम है, गेट क्रैशर। किसको बोलेंगे गेट क्रैशर? इनवाइटेड फ्रेंड, अनइनवाइटेड गेस्ट, अ ड्रंक पर्सन, अ मर्डरर। गेट क्रैशर कौन होता है भाई? एक्चुअल में गेट क्रैशर का जो मीनिंग होता है दैट इज अनइनवाइटेड गेस्ट। एक ऐसे गेस्ट जो अनइनवाइटेड है उसको हम गेट क्रैशर से रिलेट कर सकते हैं। इनवाइटेड फ्रेंड, अ ड्रंक पर्सन, मर्डरर, कोई चांस नहीं। बी पार्ट वुड बी देयर। एज डाफ्ट एज अ ब्रश। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। As daft as a brush. डाफ्ट का मीनिंग मूर्ख या पागल होता है। तो एज डाफ्ट एज अ ब्रश को आपको रिलेट कर सकते हैं किससे? एक्सट्रीमली सिली से। अब एक्सट्रीमली काइंड, एक्सट्रीमली सिक, एक्सट्रीमली ओल्ड, ये सारे गलत हो जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स क्या होने वाला है इस इडियम का मीनिंग? स्पीड में पिक करो आंसर।
वेरी गुड। बेसिकली अगर हम लॉगर हेड की बात करें, मतलब अनबन से आप रिलेट कर सकते हैं। अनबन कहाँ होती है? जहां एग्रीमेंट होता है या जहां डिसएग्रीमेंट होता है? ऑफ कोर्स जहां पे डिसएग्रीमेंट है। तो अब जहां डिसएग्रीमेंट है उसको हम एट लॉगर हेड से रिलेट कर सकते हैं। डिसअग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, अग्री ऑन एवरीथिंग, अलूफ फ्रॉम, अलूफ मतलब होता है अलग होना, पृथक होना। अब्यूजिंग ईच अदर, कोई चांस नहीं। एक्चुअल आंसर आपका सेकंड पार्ट जाएगा, बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, फायर ब्रांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर ब्रांड? फायर ब्रांड का मीनिंग क्या जाने वाला है? वन हु इन्फ्लेम्स द पैशंस ऑफ अदर्स, मतलब जो इन्फ्लेम करता है किसको? दूसरों के पैशन को। तो मतलब जो प्रज्वलित करता है, इन्फ्लेम करता है दूसरों के पैशन को। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। नेक्स्ट वन, टॉकिंग थ्रू हेड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टॉकिंग थ्रू हेड? Talking ignorantly, talking irresponsibly, talking nonsense, talking insultingly। क्या जाएगा आंसर? स्पीड में पिक करो। If someone is talking through hat means what? Ignorantly का मतलब होता है अज्ञानता से, जैसे ignorant मतलब अज्ञान हो गया। Talking nonsense, talking through head means if somebody is talking through head means he is talking nonsense। एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। जो भी थर्ड पिक कर रहा है सभी का सिक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिसअब्यूज वंस माइंड। बहुत ही प्यारा आइडिया। टू डिसअब्यूज वंस माइंड मीन्स व्हाट? कैसे कोरिलेट करेंगे? किसी की गलत फहमी को दूर करना एक तरह से। कंसील का मतलब तो छिपाना हो गया, बाकी वैनिश फ्रॉम वंस माइंड अ थॉट। मिस एप्रीहेंशन मतलब गलत फहमी को दूर करना, दैट इज टू डिसअब्यूज वंस माइंड। आगे, किक द बकेट। टू कंक्लूड, टू किल, टू डाई, टू एब्सॉल्व। क्या जाएगा आंसर? किक द बकेट। स्पीड में पिक करो आंसर। किक द बकेट। किक द बकेट का जो बेसिक मीनिंग होता है दैट इज टू डाई। और इसका मैंने क्या बताया था आपको लॉजिक? लाइक कुछ लोग क्या करते थे पहले कि बाल्टी के ऊपर खड़े होके गले में फांसी का फंदा डाला, फिर बकेट को किक कर दिया और इस तरह से वो मर जाते थे। तो वहीं से ये इडियम डराइव हुआ, किक दी बकेट। जैसे सुसाइड से बुरा दुनिया में और कोई कुछ और हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो अब यहाँ पे सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए सभी रेडी? शुरू करें माय डियर एस्पिरेंट्स। चलिए, मोमेंटस बहुत ही प्यारा सा वर्ड है आपके सामने, मोमेंटस। अब इसको देखिए थोड़ा सा किस तरह से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए, मोमेंटस का मीनिंग क्या जाने वाला है ये देखिए फटाफट। मोमेंटस का मीनिंग क्या जाने वाला है? स्पीड में पिक करिए आंसर। साउंड में गाने हजार हैं थोड़े से, मतलब साउंड ऑन है अभी फिलहाल, तो आप 15 सेकेंड ले लीजिए, फटाफट पिक करिए आंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखें
मोमेंटस को अगर हम को रिलेट करें तो मोमेंटस का मतलब होता है आवश्यक। कुछ भी ऐसा जो मोमेंटस है मतलब आवश्यक है, ऑफिशियल से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नोटोरियस कुख्यात हो गया, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। तो ऑफिशियल वुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। स्कैसिटी, अगला वर्ड है आपके सामने स्कैसिटी, और स्कैसिटी का मतलब होता है कमी। तो अब स्कैसिटी को कैसे रिलेट कर सकते हैं? पॉवर्टी, एब्सेंस, इनसफिशिएंसी, डिसअपीयरेंस। स्कैसिटी के लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या जाएगा? इनसफिशिएंसी, जो कमी है उसको हम रिलेट कर सकते हैं स्कैसिटी से। डिसअपीयरेंस का मतलब ओझल हो जाना होता है। लास्ट वर्ड हमारे सामने है चैरिस्मेटिक। चैरिस्मेटिक वर्ड को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है जो भी एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग है, आकर्षक है, उसको आप चैरिस्मेटिक से रिलेट कर सकते हैं। हॉन्टिंग का मतलब यहाँ पे होता है लाइक बार बार याद आने वाला, कुछ भी ऐसा जो बार बार हॉन्ट कर रहा है, याद आ रहा है बार बार। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। होमवर्क एक बार देख लो, टू लूज ग्राउंड, इसका आपको मीनिंग बताना है। सो सेशन में मजा आया? यस और नो? दिल का है तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.